हेलो दोस्तों, यूपीएससी पीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों एमपीपीएससी पीआईक्यूज 2015 का एनालिसिस कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों 20 तक हम कर चुके थे। दोस्तों आगे 21 से कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अल्फाफा क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन न्यूज से रिलेटेड है। अल्फाफा दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अल्फाफा क्या है? एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है, एक नगर है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर कीजिए। इसकी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर है ए। दोस्तों अल्फाफा एक प्रकार की घास है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये कनाडा में पाया जाता है। उस समय दोस्तों न्यूज़ में था, इसलिए कनाडा में कुछ यहाँ पे हाल फिलहाल में जैसे घटना हुआ था, इसलिए अल्फाफा न्यूज़ में था दोस्तों। उसी से रिलेटेड पूछ दोस्तों, कनाडा की है। ये उच्च पोषण वाली घास है। उच्च पोषण वाली घास है। इसका अध्ययन दोस्तों ट्यूबर ब्रिक 1988 में किया था। ट्यूबर ब्रिक द्वारा 1988 में दोस्तों इसका अध्ययन किया गया था। ट्यूबर ब्रिक द्वारा 1988 में इसका अध्ययन किया गया दोस्तों। एक प्रकार की घास है। कहाँ की है दोस्तों? कनाडा की है। न्यूज़ में था इसलिए पूछ लिया गया। एक प्रकार की घास है, कनाडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों डी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है। मानव निर्मित प्रदूषक है दोस्तों। ये मानव निर्मित है दोस्तों। ये मानव निर्मित है। इसमें क्या क्या पाया दोस्तों? ये कार्बनिक यौगिकों का समूह है। इसमें कार्बनिक यौगिक दोस्तों, इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का समूह है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन परमाणु बनता है। क्लोरीन परमाणु से बनता है दोस्तों। ये ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसको बंद कर समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखना दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसको समाप्त करने का लक्ष्य लगा। तो इसका आंसर होगा डी। ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गश्ती चालीसा, प्रचंड पासा एवं चीखता साठा क्या है दोस्तों? गश्ती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है दोस्तों? समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है, प्रशांत महासागरीय धारा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या है 23 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या है? गश्ती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। दोस्तों ये न्यूज़ में था उसी समय। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्तों।
इसका आंसर है बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। दोस्तों जब कोई भी हाल फिलहाल की घटना होता है उसको नामकरण किया जाता है, उन्हीं से रिलेटेड एग्जामिनर पूछ लेता कि हाँ आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ध्यान दिया, तो पूछ जिसने अगर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ में करंट अफेयर में भी रहता है दोस्तों, कवर कर देते हैं कोचिंग वाले, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, उन्हीं से रिलेटेड इन्हें पूछ लिया। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है, अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूज़ से कोई आप जब पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर भी, कोई करंट अफेयर का ऐसा मुद्दा है, हाल फिलहाल की घटना, जैसे चक्रवात आते हैं, तूफान, ज्वालामुखी घटना, उनको नामकरण किया जाता है, उन्हीं से रिलेटेड पूछ लेते एग्जामिनर कि क्या है। अब बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आपको बस पता हो, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट यानी कि दोस्तों कॉफ़ी तो आप जानते ही होंगे, कॉफ़ी पोर्ट, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है दोस्तों। कौन सा कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? साओ पोलो, सेंटोस, रियो डो जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। दोस्तों रियो डो जेनेरियो तो आपको पता होगा, 2002 में ब्राज़ील में हुआ था। ये तो नहीं है विश्व कॉफ़ी पोर्ट कहलाता। कॉफ़ी पोर्ट यानी दोस्तों बंदरगाह, बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका आंसर दोस्तों सेंटोस, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है सेंटोस। ये कहाँ पे दोस्तों? सेंटोस ये ब्राज़ील में है, सेंटोस ये ब्राज़ील में है। दक्षिण पूर्व समुद्री बंदरगाह दोस्तों ब्राज़ील में, दक्षिण पूर्व समुद्री ब्राज़ील में है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात दोस्तों, यहाँ से विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात किया जाता है दोस्तों, यहाँ से विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात किया जाता है। कॉफ़ी निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो साओ टेरेंस का, या तो जो तो रियो डो जेनेरियो भी ब्राज़ील में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, तो सेंटोस आएगा ब्राज़ील में। दक्षिण पूर्व समुद्री बंदरगाह है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है दोस्तों। अब आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपका वो होगा कि हाँ आपने सही आंसर दिया कि नहीं। गलत हुआ तो दोस्तों यहीं पे होगा, एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। अगर रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का तो आपको कैसे हैंडल करना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे स्किप करना है, एलिमिनेशन कैसे ट्रिक लगाना है, आपको पेपर से पहले ही करना, ताकि पेपर में जाके आपका गलत ना हो दोस्तों। आंसर कीजिए 25 का। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइप कहलाता है दोस्तों। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले आइसोहाइप कहलाता है दोस्तों। और आइसोबार क्या कहलाता है? ये समद्वीप रेखा को जोड़ते हैं दोस्तों। आइसोबार ये समद्वीप दर्शाने वाली रेखा है दोस्तों। जो तीनों टर्म्स दिए हैं इनको भी जानना जरूरी, ताकि नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में अगर पूछे, ये वाले को 15 में तो दोस्तों ये पूछ ले आइसोबार, अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आइसोबार पूछ ले, आइसोथर्मस पूछ ले, आइसोहेलेंस पूछ ले, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, तभी पीओ क्विज करने का आपका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पीओ क्विज करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये आइसोबार है, आइसोहाइट्स है। आइसोबार क्या ये समद्वीप रेखा को दर्शाने वाले हैं। आइसोथर्म्स क्या समान तापमान दर्शाते हैं दोस्तों, ये समान तापमान दर्शाते हैं, ये समान तापमान दर्शाने वाली रेखा है। आइसोहब क्या है दोस्तों? समुद्री जल में खारेपन प्रदर्शित करते हैं, समुद्री जल में खारेपन को दर्शाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ताकि अगली बार 15 में
आइसोहाइड्स में पूछ लिया, आगे चल के तीनों से पूछ सकता है कि समुद्री जल खारेपन को दर्शाने वाली रेखा कौन से है, तो आइसोहेलाइन से है दोस्तों। आपको इसी तरह से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 का आंसर कीजिए दोस्तों। अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है कहाँ? विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, बद्रीनाथ में। आंसर कीजिए दोस्तों आप। अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं। ठीक है। कर्णप्रयाग में दोस्तों क्या मिलता है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडेर मिलता है। ठीक है। विष्णुप्रयाग में दोस्तों धौलीगंगा विष्णुगंगा नदियों का संगम है। विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा प्लस विष्णुगंगा नदियों का संगम है। अब बद्रीनाथ का दोस्तों आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। दोस्तों आंसर कीजिए किस राज्य में है ये सबरीमाला, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, केरल में है। कहाँ पे? कौन से? केरल की राजधानी दोस्तों, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला किस राज्य में? केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पर है। 75 किलोमीटर दूर। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण का भगवान अयप्पा का पवित्र स्थल भी है दोस्तों। तो ये भी पूछ सकता है सबरीमाला के निकट कौन से भगवान का स्थल है, तो अयप्पा। सॉरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैपिंग से क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से लगता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन आया है ये ज्योग्राफी। आप अगर मैपिंग पे ध्यान दिए होंगे दोस्तों, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर का दोस्तों आंसर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तो हो नहीं सकता, नेपाल, भूटान, मेघालय नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर? सिक्किम। दोस्तों इंडिया का जो मैप है ये, अरे दोस्तों सॉरी, इसका आंसर है सी, सिक्किम। इधर से नेपाल, इधर से भूटान, इधर से चीन, तीनों से टच करता है। इधर सिक्किम है। तो आपको मैपिंग करना है दोस्तों। उस समय न्यूज़ में था होगा शायद डोकला चीन चाइनीज़ बहुत ज़्यादा वो तानातानी खिंचा, इसलिए इस न्यूज़ में था दोस्तों, पूछ लिया है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मैपिंग वगैरह ध्यान से दोस्तों। बैलाडीला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ताकि आप अगर गलत हो तो यहीं पे हो, अगर स्किप करना तो कैसे करना। दोस्तों पहले तो जानना ज़रूरी है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है क्या। दोस्तों ये लोहा इसके है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़। आपने पढ़ा होगा तो खनिज छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में स्थित है। दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी में भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहाँ इसका क्या आएगा दोस्तों? लोहा इसका आएगा दोस्तों ये मेंस का भी क्वेश्चन है, पूछ लेता है। भारत में सर्वाधिक अभ्यंक
भारत में अभ्रंग का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो इसमें पूछ लेंगे 3 राज्य का नाम बताइए क्रम में। तो ये मेंस का क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले, तो आपको ऐसे ही पढ़ना ताकि प्रीलिम्स मेंस साथ में लेके चलना दोस्तों। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका डी है आंसर, आंध्र प्रदेश में अभ्रंग सर्वाधिक उत्पादक राज्य वाला आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन, दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अभ्रंग का सर्वाधिक उत्पादक पहले आंध्र प्रदेश है, दूसरे में राजस्थान है। तीसरे में कौन है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तीसरे में कौन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीवी न्यूज में न्यूज का क्षेत्र है, फिर खनिज थे। दोस्तों तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? खनिज से रिलेटेड है दोस्तों। आपको आपने अगर पढ़ा होगा तो पता है तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। दूसरा सब ट्रिक लगा सकते हैं, बिहार में तो नहीं पाया जा सकता दोस्तों। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन ये भी मध्य प्रदेश में भी उतना कोयला नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? डी, उड़ीसा में। आपको ऐसे ही एलिमिनेशन लगाना कि हाँ यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना दोस्तों, यही सीखना आप पीआई क्यूज का मतलब। और क्वेश्चन पूछा है तो कौन से टॉपिक से पूछा है, आपको इसी को ध्यान रखने करके पीआई क्यूज देखना। और सिलेबस को भी रखना कि हाँ कि अभी तो नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी का पेपर है, जो बच्चे नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों उड़ीसा के अंगुल ज़िले में, उड़ीसा के अंगुल ज़िले में ये प्रसिद्ध है। इसको कोयला को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड अनुषंगी कोल फील्ड द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कोल फील्ड द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? उड़ीसा। दोस्तों इसका आंसर कीजिए। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? कौन से उसे मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। क्या आएगा दोस्तों आंसर इसका? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये तो नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये आएगा दोस्तों। मानव विकास सूचकांक विश्व स्तर पर कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कौन कौन से संकेत है दोस्तों? इसमें 3 इंडिकेटर्स के थ्रू 10 संकेत है। इसमें पहले आएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो इसमें 3 इंडिकेटर्स के थ्रू 10 अंकित है। ये होगा विश्व स्तर पर। भारत में कौन जारी करता है? भारत में नीति आयोग जारी करता है। इसमें कितने इंडिकेटर्स दोस्तों? संकेत 3 ही है दोस्तों, लेकिन इसमें इंडिकेटर 3 से और 12 संकेत है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है नीति आयोग के दोस्तों, को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों इस मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया दोस्तों? पाकिस्तान के महबूब उल हक ने इसको शुरू किया था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कीजिए दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था?
दोस्तों आंसर कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास, अपवर्जित विकास। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो आए नेक्स्ट तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों इसका आंसर है ये, गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाओ। इसका मॉडल क्या है दोस्तों? इसका मॉडल है डीपी धार मॉडल बोलते हैं 5वीं पंचवर्षीय को, डीपी धार मॉडल। ठीक है दोस्तों। इसमें जब सरकार कौन था 5वीं पंचवर्षीय योजना में? जनता सरकार था, भारतीय जनता पार्टी, जनता सरकार था। इसको बंद कर दिया दोस्तों 1918 से, इसको बंद कर दिया गया है पंचवर्षीय योजना को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्स मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल फॉलो किया गया था? उसमें क्या था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर है दोस्तों महालनोबिस मॉडल। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। इसको पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है और इस भारी उद्योग के लिए जाना जाता है। भारी उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। उड़ीसा में आएगा राउरकेला, छत्तीसगढ़ में आएगा भिलाई और वेस्ट बंगाल में आएगा दोस्तों दुर्गापुर। ये भारी उद्योग कारखाने के लिए जाना था, यानी स्टील के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में होगा? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1950, 1952, 1953। तो दोस्तों आंसर कीजिए, इसका क्या आएगा? 1952। दोस्तों 25 अक्टूबर 1951 को वो और 21 फरवरी पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। तथा आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो ये 1952 में हुआ था। इसमें दोस्तों 489 सीटों पर चुनाव हुआ। प्रथम अधिवेशन 13 मई को हुआ था इसमें दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, 1952। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने दिया था? आंसर कीजिए दोस्तों। B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना तो हो ही नहीं सकता, दीनदयाल उपाध्याय भी नहीं हो सकता दोस्तों। संविधान के दस्तावेज दोस्तों महात्मा गांधी भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आएगा? ये भीमराव अम्बेडकर आएगा दोस्तों। आपको ऐसा ही एलिमिनेशन ट्रिक से आंसर करना है इसका दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ने 26 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति का गठन किया था दोस्तों। इसमें 7 सदस्य थे। आप 7 सदस्यों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। यूपीएससी ने 2023 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, यही प्रारूप समिति से, कि प्रारूप समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। स्वतंत्रता के बाद हुआ था दोस्तों। ये गलत हो गया, स्वतंत्रता के बाद नहीं,
ये 29 अगस्त है दोस्तों 1947, यानी कि स्वतंत्रता के समय हुआ, स्वतंत्रता के बाद नहीं। ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन खेलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ये नंबर आंसर हो गया भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों अभी मैंने दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो आपको बोला था दल बदल विरोधी निरोध किस संविधान दोस्तों दल बदल कानून की संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है। दोस्तों अभी भी न्यूज़ में बहुत है क्योंकि बीजेपी नीतीश और नायडू ने गठबंधन सरकार किया, तो दल बदल का मुद्दा है न्यूज़ में दोस्तों। तो इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आंसर कीजिए दोस्तों 51वां संविधान संशोधन, 52, 53, 54। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को किया गया। कौन सी अनुसूची में आएगा दोस्तों? ये 10वीं अनुसूची। अच्छा दोस्तों ये दल बदल के आधार पर निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा या विधानसभा अध्यक्ष करेगा या विधान परिषद उपाध्यक्ष करेगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि दल बदल का निर्णय अंतिम निर्णय कौन करता है? क्या इन तीनों के जो भी निर्णय देगा क्या इनका न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? ऐसा नो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। आप अगर एनसीईआरटी या फिर लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सांसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों? संविधान का संरक्षक दोस्तों सांसद तो संशोधन करता, उनको सांसद नहीं हो सकता, राष्ट्रपति नहीं हो सकते। इसका आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को गो करके वो संरक्षक करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन संबंधित है। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आयात के गुणों में सुधार, निर्यात के गुणों में सुधार, विदेशी व्यापार गुणों में सुधार, भुगतान संतुलन। विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी में आता है या फिर राजकोषीय नीति में आपने ये पढ़ा होगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है दोस्तों? एक देश का अन्य देश या दूसरे देशों के साथ व्यापार का लेन देन लेखा जोखा भुगतान संतुलन है। इसी को भुगतान संतुलन कहते हैं दोस्तों। फिर से बता देता हूँ विदेशी संतुलन इसमें आएगा डी। एक देश का अन्य देशों के साथ व्यापार लेखा जोखा को भुगतान संतुलन कहते हैं। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है दोस्तों? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। दोस्तों सतत यानी निरंतर चलने वाली दोस्तों, यानी कि कृषि नहीं हो सकता, औद्योगिक नहीं हो सकता, इस दो में से है। तो कौन सा? वर्तमान पीढ़ी का केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या आएगा? वर्तमान पीढ़ी के साथ भविष्य का भी ध्यान रखना। इसमें पर्यावरणीय क्षति पहुँचाए, पर्यावरणीय क्षति, इकोनॉमी सबको ध्यान रखते हुए वर्तमान पीढ़ी के साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है। इसको सतत विकास कहते हैं दोस्तों। सतत विकास में कितने गोल हैं? आंसर कीजिए।
पहले गोल में कौन है? सतत विकास लक्ष्य है ना दोस्तों, उसमें कितने हैं टारगेट? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड का क्वेश्चन पूछा दोस्तों। नाबार्ड किसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों पूछ लिए हैं। नाबार्ड संबंधित है, इंग्लिश में दिया होगा दोस्तों तो अभी ने पढ़ा होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, ग्रामीण कृषि बैंक और ग्रामीण विकास वित्तीय संस्था। दोस्तों तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था नहीं है, राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कि नाबार्ड का फुल ही फॉर्म पूछ लिया दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाबार्ड का फुल ही फॉर्म है ये। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था दोस्तों। कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की कि नाबार्ड की स्थापना करने के लिए? नरसिंहा समिति ने इसकी सिफारिश की थी दोस्तों। ये जो नाबार्ड बैंक है ना, ग्रामीण क्षेत्र बैंक को 75% ऋण देगा लघु सूक्ष्म उद्योग को। दोस्तों लघु व सूक्ष्म उद्योग में क्या आता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कौन से देश से क्या उधार लिया गया, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश से हुआ था दोस्तों? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, लिखित संविधान प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, किस देश से प्रारंभ हुआ है? आंसर कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी, अमेरिका से सबसे पहले आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ताराकुंडी समिति गठन किस उद्देश्य से किया गया था? चुनाव सुधार, पंचायती राज में सुधार, जिला प्रशासन में सुधार, उपरोक्त में से कोई नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा ये, चुनाव सुधार। दोस्तों इसका स्थापना, तारकुंडे समिति की स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुआ। रिपोर्ट कब दिया? 1975। दोस्तों ऐसे ही पूछ सकता था, तारकुंडे समिति की स्थापना कब हुई? 1974, रिपोर्ट 1975। कॉमन सेंस लगाना कि हाँ स्थापना में तुरंत तो रिपोर्ट नहीं देगा, तो 1 साल बाद रिपोर्ट। दोस्तों ये क्या किया? राजनीति, इनने चुनाव सुधार से क्या बोला दोस्तों? राजनीतिक दलों के जो खर्चे हैं, राजनीतिक दलों के खर्चे और वित्तीय स्रोतों का ब्यौरे का पूरा हिसाब दे, इसी से रिलेटेड ये समिति है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब इसका गठन? प्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष थे। प्रकाश नारायण थे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी वासु ने, भालचंद्र गोस्वामी ने, डॉक्टर वी माथुर ने, आशुतोष पांडु ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग और योजना आयोग, यानी कि दोनों को मर्ज करने के लिए बोला गया दोस्तों। वित्त आयोग, योजना आयोग दोनों को मर्ज करने के लिए किसने कहा गया? MC माथुर ने कहा दोस्तों। वित्त आयोग वित्त आयोग की कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280, भाग कितना? भाग 12 मैंने आपको बताया। और नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब आया दोस्तों? 2015 में इसका नाम बदल गया। ठीक है, MC माथुर ने सिफारिश किया था दोस्तों। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग कौन है?
15वें विधायक NK सिंह और अभी 16वें वित्तायोग नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान इनका नाम 16वें वित्तायोग हैं अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसमें से दोस्तों कोई नहीं है, क्योंकि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, उनको पर्यावरण का विशेष ज्ञान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष, इसलिए इनको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका कोई नहीं है आंसर इसमें से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनमें से नवीनीकृत संसाधन नहीं है। नवीनीकृत संसाधन नहीं, नवीनीकृत ऊर्जा नहीं है दोस्तों। जल की ऊर्जा, हाँ, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। दोस्तों ये कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इन्हीं में से जल तो है, सूर्य है, पृथ्वी है, यानी कि डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेत नहीं है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन का संकेत वनस्पति संकेत, हाँ, हिमांक संकेत, विवर्तनिक संकेत, दीर्घकालीन परिवर्तन संकेत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आएगा डी। दोस्तों वनस्पति संकेत तो जलवायु के संकेत थे, यानी हिमालय पिघलना जलवायु के संकेत थे, प्लेट विवर्तन प्लेट घूमता तो ये जलवायु परिवर्तन संकेत। हाँ, दीर्घकालिक परिवर्तन ये नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों मैंने बोला था नहीं, देखो नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट फुली फॉर्म पूछ लिया। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना आप दोस्तों। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से सामाजिक प्रदूषण नहीं है। पूछा गया दोस्तों सामाजिक प्रदूषण नहीं है, यानी कि सामाजिक प्रदूषण नहीं है। सामाजिक प्रदूषण में आप जानते हो क्या क्या आता है? गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार, कृषि प्रदूषण। तो सामाजिक प्रदूषण नहीं है। ये तो है सामाजिक प्रदूषण, ये भी है, ये भी है। कृषि प्रदूषण सामाजिक है नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ऐसे ही आपको कॉमन सेंस लॉजिक ब्रेक लगाना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा भाग सुनामी क्षेत्र नहीं है? कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित नहीं है, यानी सुनामी क्षेत्र नहीं है? तो बर्मा म्यांमार तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल का खाड़ी तटीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा नहीं है पूछा है? तो दोस्तों बर्मा तटीय क्षेत्र तो प्रभावित है, ये नहीं पूछा। गुजरात का भी, बंगाल खाड़ी, यानी कि कौन सा नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? दोस्तों मृत सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आएगा क्या? आंसर कीजिए। इसका आंसर आएगा ये। मृत सी कहाँ है दोस्तों? इजराइल, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर है। ये विश्व की सर्वाधिक लवण किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है, मृत सी। और सर्वाधिक लवणीय झील कहाँ है दोस्तों? ये तुर्की में है। कौन सा झील है? बॉन झील, सर्वाधिक लवणीय झील विश्व की। दोस्तों अभी लाल सागर बहुत न्यूज में है, हिंद महासागर बहुत न्यूज में है, अरब सागर में। लाल सागर में कितने देश टच करते हैं? तो दोस्तों आएगा मिस्र, सूडान, जिबूती, इथियोपिया, सऊदी अरब, यमन आएगा, 5 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा है बहुत ज़्यादा इजराइल वॉर। तो लाल सागर, गाज़ा पट्टी, रफा पास, सोएज खड़ी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इनसे रिलेटेड आपको मैपिंग करके जाना है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार का कारण नहीं है? भूमि निर्वासन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, धार्मिक। दोस्तों 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति में राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार
जनजाति में अत्याचार का कारण नहीं है। तो आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। भूमि कॉमन सेंस लगाइए। भूमि निर्वासन तो हो सकता है, बंधुआ मजदूरी भी हो सकता है, धार्मिक कारण भी हो सकता है, लेकिन ऋणग्रस्त नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। आपको ऐसे ही कॉमन सेंस लगाना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण लागू किया गया? दोस्तों 1990 में तो आया है, तो कॉमन सेंस लगाना। अभी नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में पूछा 1990 में आया ही, तो किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों 1990 दिया है तो हो नहीं सकता। 1989, 1992, 1991। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, 1989 में। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, 3 क्वेश्चन लगातार। अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 20, 19, 18, 17। आप आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 तो हो नहीं सकता, अनुच्छेद 18 में उपविधियों का अंत, अनुच्छेद 20 भी नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा? डी। इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, जो कि मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था। अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया दोस्तों, इसने मद्रास हाईकोर्ट ने इसको डिफाइन निर्णय दिया था, इसलिए इसमें मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 17 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आ गया सतत विकास, पहले ही दोस्तों उसमें बोल चुका। देखो सतत विकास पहले ही क्वेश्चन में दोस्तों MPPSC का क्वेश्चन देते हैं, सेम ही उसी में आंसर भी दे। तो देखो सतत विकास का पहले उसमें डिफाइन कर चुके क्वेश्चन में। इसमें दिया सतत विकास का आधार क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण आधार है, आर्थिक दृष्टिकोण आधार है, पर्यावरण दृष्टिकोण आधार है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। ये तीनों में से एक हो नहीं सकता, तीनों है दोस्तों, तो तीनों आंसर हो नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा? डी, कि सामाजिक विकास का आधार है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक नहीं हो सकता, जबकि है तीनों दोस्तों। ऐसे आपको फंसाते हैं एग्जामिनर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है दोस्तों। प्राथमिक रंग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें आता है लाल, इसमें आता है हरा, इसमें आता है नीला। ठीक है, नीला। तो दोस्तों ये पीला और काला, पीला तो दोस्तों द्वितीयक रंग है, और काला भी दोस्तों ना प्राथमिक है ना द्वितीय है, इसलिए दोस्तों ये 2 आंसर हो जा रहा था। इसलिए MPPSC ने इसका C&D आंसर दिया है, इसमें से नहीं दिया आंसर, क्योंकि 2 ऑप्शन एक साथ हो रहे हैं। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है? रॉबर्ट कोच, JB बोस, बोन्सिस मैकक्लीन, लुइस पास्चर। तो दोस्तों आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा JB बोस। दोस्तों ये भारत के भौतिकवादी जीव और वनस्पति वैज्ञानिक थे। पहले भारतीय जिन्होंने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे में जीवन है, GS बोसपोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 2, 8, 10, 16। आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर आएगा 8। बाइट क्या होता है दोस्तों? बीट्स होता है एक द्विधारी अंक है बाइट कंप्यूटर का। इसमें किलोबाइट, 1 किलोबाइट 1014 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर से टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। KB, MB, JB,
टीबी। दोस्तों न्यूनतम मेमोरी पूछा है इसमें, कम से कम कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केबी। कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। बाइनरी भाषा किसे कहते हैं? बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती? 2, 3, 4, 6। तो दोस्तों इसका आंसर है 2। बाइनरी भाषा में कौन कौन आते हैं दोस्तों? केवल 2 आते हैं, एक है 0, एक है 1। कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटबुक। दोस्तों तो कौन सा आएगा? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होगा दोस्तों। अब तो इसमें मेमोरी क्षमता क्या होता है दोस्तों? इसकी मेमोरी क्षमता पेटाबाइट होता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड फैलोरेट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है दोस्तों। आई होप, आशा करते हैं कि आपको सभी लोगों को वीडियो को अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।